आप देख रहे हैं संवाद, पूरा सच बेहिचक। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद में आज का विषय हमारा बड़ा ही गंभीर है। एक ऐसा विषय जो समाज के सभी तबकों को प्रभावित करता है। जी हाँ, इस किस्से की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1990 के दिन, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, उनकी सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया संसद में। बस फिर क्या था, देश में जातीय समीकरण का उन्माद सुलग उठा। समाज दो हिस्सों में बंट गया। समाज का एक धड़ा जो आरक्षण के विरोध में था और समाज का दूसरा धड़ा जो आरक्षण के समर्थन में था। जो समर्थन में थे उन्हें यूं लगता था कि भविष्य में उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे, और जो आरक्षण के विरोध में थे उन्हें उनका भविष्य अंधेरे में गर्त दिखता था। देश में पहले से भी बेरोजगारी के कारण हताशा का माहौल था, और उस पर से आरक्षण में मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने और उनकी सिफारिशों ने आग में घी डालने का काम किया। देश में एक बड़ा ही छात्र आंदोलन अपने उफान पर था, और बाबू जगजीवन राम के बाद जो आंदोलन हुआ था उसके बाद ये दूसरे नंबर का आंदोलन तब्दील हो रहा था। देश के छात्रों ने सड़क पर उतर गए, सड़कें लाल होने लगी थी। देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर पटना विश्वविद्यालय, जेएनयू से लेकर बीएचयू समेत देश के 22 कॉलेजेस इस आंदोलन में शरीक हो गए। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लाठियों का सहारा लिया गया, आंसू गैस का सहारा लिया गया, यहाँ तक कि आतंकवादियों को खामोश करने के लिए गोली और बंदूक का सहारा लिया जाता है। तो इन छात्रों को खामोश करने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी गोलियों का सहारा लिया। मगर यह आंदोलन शांत नहीं हो रहा था। कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया, मगर इस देश के नेता, इस देश के कर्णधार अपने वोटों की गिनती गिनने में लगे हुए थे, अपने समीकरण बैठाने में लगे हुए थे। सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था, क्योंकि सबके अपने राजनीतिक उद्देश्य थे। धृतराष्ट्र की तरह यह देश की संसद भी आंखें मूंदे हुए थी और देश खामोश था। देश के छात्र आत्मदाह कर रहे थे, देश सुलग रहा था। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे वोटों की गिनती का जुगाड़ था। आरक्षण विरोधी आंदोलन और आरक्षण के खिलाफ जो लहर चल रही थी, उसका असर उत्तरी भारत में देखने को मिला था। और अगर लोकसभा की सीटों में उसको कन्वर्ट किया जाए तो बिहार, जो कि डिवाइडेड नहीं हुआ था उस समय, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो बिहार के खाते में आती थी 54 लोकसभा की सीटें, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नहीं हुआ था अलग, तो उत्तर प्रदेश की सीटों का कुल जमा था 85 सीट। यानी कि कुल जमा अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को कर दिया जाए तो 139 सीट लोकसभा में बनती थी। और वीपी सिंह की नज़र उन्हीं 139 सीटों पर थी, क्योंकि उन्हें अपने साथी चंद्रशेखर और देवीलाल से धोखे की आशंका थी। तो उनका यह अंदेशा था कि 139 सीटों में से जिसके पास बहुमत होगा वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए ज्यादा मोल भाव कर सकेगा। इसलिए वो ऐतिहासिक भाषण देना चाहते थे, और उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी हैं। दरअसल मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद कुल आरक्षण हो गया था 49.5%। पहले ये था 22.5%, मगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में सरकारी नौकरियों में 49.5% का आरक्षण हो गया था। मगर लाल किले के उस भाषण का वीपी सिंह को तो फायदा नहीं हुआ, मगर क्षेत्रीय दलों के कई उभरते नेताओं ने उसका फायदा उठाया। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में कांसी राम और मायावती और मुलायम सिंह सरीखे नेताओं ने इस आरक्षण विरोधी मुहिम में अपनी नैया राजनीति की पार लगा ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने पुराने आरक्षण विरोधी आंदोलन का आज के संदर्भ में क्या महत्व है, क्या औचित्य है। तो मैं आपको ये बताते चलूं कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और आदेश के साथ कुछ सख्त टिप्पणियां की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आरक्षण का लाभ एक तबके को मिल रहा है और वो तबका और सशक्त होता जा रहा है और सामाजिक न्याय के लिए जो आरक्षण का प्रावधान लाया गया था वो समाज के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक केस के सिलसिले में दिया। दरअसल जनवरी 2000 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने एक आदेश पारित किया था। मैं आपको यहाँ ये बताते हुए चलूं कि किसी भी राज्य के गवर्नर वहाँ की चुनी हुई सरकारों के निर्देश पर काम करते हैं और उसके अनुसार ही वो आदेश पारित करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने 2000 में एक आदेश पारित किया और उस आदेश के तहत वहाँ पर सरकारी नौकरी में यानी कि सरकारी नौकरी अध्यापकों के पद पर 100% यानी कि 100% आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया। अब इस नियम के खिलाफ याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में इस आदेश को, आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त लहजे में कहा कि राज्य सरकारें जिनका ये दायित्व है कि समय समय पर आरक्षण के नियमों का और प्रावधानों का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दा है और इस पर राज्य सरकारें इच्छा शक्ति के अभाव में इसे छूने से डरती हैं। दरअसल जो आरक्षण में जितने प्रतिशत का प्रावधान किया है उसे कम करने की या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रावधान मौजूद हैं उसमें ये देखना चाहिए कि समुचित तबके को ये लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 100% आरक्षण सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए यह ना तो सिर्फ ओपन कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय है बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भी घोर अन्याय है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को बदल दिया। अब अगर देश की बात की जाए तो हमारे देश में आरक्षण एक भावनात्मक मुद्दा है। जिसे ये मिल गया है वो छोड़ना नहीं चाहता और जिसे मिला नहीं है वो अपना नाम आरक्षण की सूची में डलवाना चाहता है। अब बैठकर इस फैसले पर तो पहुंचना होगा, ये बातचीत शुरू तो करनी होगी, ये डिबेट शुरू करना होगा कि आरक्षण जो कि सामाजिक न्याय के लिए लाया गया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की थी तो आरक्षण को 10 साल के लिए लागू किया गया था, मगर आज भी आरक्षण की जरूरत कम नहीं हुई है। आरक्षण कमजोर को सशक्त बनाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, जबकि आरक्षण का उपयोग आज एक तबका ही कर रहा है, एक पर्टिकुलर तबका जो आरक्षण का बार बार लाभ लेकर और सशक्त होता जा रहा है, लेकिन समाज के अंतिम छोर पर उस व्यक्ति को जिसे आरक्षण की जरूरत है और जिसके लिए संविधान में इस प्रावधान को लाया गया था, उसे यह लाभ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं संवाद, पूरा सच बेहिचक।